डियर स्टूडेंट्स, हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन विषय के अंतर्गत दुनिया भर के संविधानों के बारे में बात करेंगे। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे ब्रिटेन संविधान के बारे में। ब्रिटिश संविधान की क्या विशेषताएं थी, तो हमने देखा कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जो अनरिटन फॉर्म में है। अलिखित संविधान अगर माना जाता है तो ब्रिटिश संविधान को माना जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, तो ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें ब्रिटिश संविधान में अद्वितीय रूप में देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की प्रकृति के बारे में। प्रकृति से समझने के लिए हमें ब्रिटिश संविधान के जो कुछ विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर इसके बारे में जो कमेंट्स किए गए, इसके बारे में जो टिप्पणी की गई, उन टिप्पणियों के आधार पर उनके टिप्पणियों के प्रकाश में हम ब्रिटिश संविधान की प्रकृति को अच्छी प्रकार से भली भांति समझ सकते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है ब्रिटिश संविधान के बारे में, और वो क्या कहते हैं, वो कथन इस प्रकार है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन। ऐसा क्यों कहा गया और ये कहने वाले लोग कौन हैं? इनमें प्रमुख तौर पर हम नाम लेते हैं थॉमस पेन का, डी टॉकवले का और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये लोग जो हैं, इनका ये मत है, ये मानना है, ये ओपिनियन है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। ऐसा मानने के पीछे इनका बहुत बड़ा कारण ये है कि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है, और कोई भी संविधान जो होता है एक फॉर्मल औपचारिक रूप से लिखित रूप में होता है। तो थॉमस पेन इस बात को प्रतिपादित करने वाले प्रमुख विद्वान हैं। उनका तो एक कोटेशन भी है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो उनके क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ऐसा क्यों माना कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि साहब ब्रिटेन में संविधान जो है वो कैसा नहीं है, निर्मित नहीं है। देखिए, सभी देशों में एक संविधान सभा बनी और उस संविधान सभा ने एक निश्चित समयावधि में एक लेखबद्ध रूप में संविधान का निर्माण किया। परंतु ब्रिटिश इतिहास को अगर हम देखें तो ब्रिटिश इतिहास में कभी कोई संविधान सभा नहीं बनी और औपचारिक रूप से संविधान का निर्माण नहीं किया। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में संविधान जो है वो निर्मित नहीं है, इस आधार पर ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। दूसरा तर्क जो है कि ब्रिटेन में संविधान लेखबद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता। अगर हम बाजार में जाएं और ब्रिटिश संविधान की किसी पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो हमें असफलता मिलेगी, क्योंकि संकलित रूप में, एकबद्ध रूप में ब्रिटिश संविधान हमें दिखाई नहीं देता, बिखरा हुआ संविधान दिखाई देता है। तो इस कारण भी ये कहा जाता है, इन लोगों का ये मानना है कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। तीसरा उनका जो कहना है कि ब्रिटेन में संवैधानिक कानूनों का अभाव है। संवैधानिक कानून और साधारण कानून, ऐसे कानून जिनका उल्लेख संविधान में है और ऐसे कानून जिनको समय समय पर संसद द्वारा निर्मित किया जाता है, उनको साधारण कानून कहा जाता है। तो इन दोनों कानूनों की प्रकृति में अंतर होता है। परंतु ब्रिटेन में संविधान लिखित रूप में नहीं है, औपचारिक रूप में नहीं है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि संवैधानिक कानून भी नहीं है। और ब्रिटिश संसद की एक विशेषता है कि ब्रिटिश संसद अपने साधारण बहुमत से किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। इस आधार पर भी ब्रिटेन में हमें कोई संवैधानिक कानून दिखाई नहीं देता। तो इनका ये तर्क भी कि साहब ब्रिटेन में संविधान इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ कोई संवैधानिक कानून नहीं है। और एक और तर्क दिया जा रहा है, वो ये है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः लचीला संविधान है। हमने देखा पिछले वीडियो में कि संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। और अधिकांशतः संविधान जो होते हैं वो कठोर होते हैं, पर ब्रिटिश संविधान तो पूरी तरह से कैसा है, लचीला, फ्लेक्सिबल। संविधान की संशोधन प्रक्रिया के आधार पर ही हम किसी संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहते हैं। और ब्रिटेन में संविधान में संशोधन बड़ी आसानी से संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। तो वहाँ ब्रिटिश संसद को ऐसा, पर इन कारणों के आधार पर हम देखें कि ये जो विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा जो व्याख्या की गई, कहा गया, ये कथन कहा गया कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है और इसके पीछे इनके तर्क दिए गए। परंतु मात्र इन तर्कों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। इनके अलावा कुछ और विशेषज्ञ जो हैं उनका इन तर्कों से सहमति नहीं है, अर्थात इन तर्कों को वो स्वीकार नहीं करते। और वो अपना जवाब किस प्रकार देते हैं,
वो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में इसका अस्तित्व है, संविधान का अस्तित्व है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन। तो उनका अपने कुछ लॉजिक हैं। तो क्या लॉजिक है हम देखें कि साहब उनका ये मानना है कि संविधान का निर्मित होना आवश्यक नहीं है। और हमने जब देखा पिछले वीडियो में कि संविधान, ब्रिटेन का संविधान जो है वो एक विकसित संविधान है, अर्थात एक लंबे समय में विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। तो ब्रिटेन में संविधान धीरे 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 क्या होता रहा, विकसित हुआ, और उस विकसित विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। तो औपचारिक रूप से संविधान वहाँ मौजूद नहीं है, परंतु हम देखें राजनीतिक संस्थाएं जो हैं, या हम देखें संसद ने समय समय पर कई प्रकार के कानूनों का निर्माण किया, या हम देखें कई सारी परंपराएं विकसित हुई, वो सब मिलकर के ब्रिटेन के संविधान का निर्माण कर रही हैं। और ये सब किसका परिणाम है, विकास का परिणाम है। तो औपचारिक रूप से तो निर्मित नहीं है, परंतु विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक चेतना का स्तर, या हम देखें राजनीतिक संसद द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया गया है जो ब्रिटेन में एक संविधान को आकार देते हैं। इसके अलावा कि साहब ब्रिटेन में संविधान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि संविधान का लिपिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, नो नीड। तो लिपिबद्ध होना आवश्यक नहीं है, लिपिबद्ध होना आवश्यक क्यों नहीं है? देखिए, संविधान सभा बनी नहीं और उसने निश्चित समयावधि में संविधान को लिखा नहीं, परंतु हम देख रहे हैं कि संसद ने समय समय पर कई प्रकार के कानूनों का निर्माण किया। कई समझौते ब्रिटिश संविधान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा एक्ट, जिसके माध्यम से राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इसी प्रकार हम देखें 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स, अधिकार याचना पत्र, और उससे भी महत्वपूर्ण हम देखें 1689 में 1689 में हम देखें बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और राजा के पास नाम मात्र की शक्तियां रह गई। तो ये समझौते जो हैं लिपिबद्ध रूप में मौजूद है, या संसद ने समय समय पर कई प्रकार के कानून पारित किए, जैसे हम देखें 1867 में, 1867 में, 1884 में, या हम देखें 1911 में कई सुधार अधिनियम पारित किए गए। और इन सुधार अधिनियमों के माध्यम से संसद ने वयस्क मताधिकार की स्थापना की। इसके अलावा हम देखें 1912 में, 1949 में लोक सदन की जो शक्तियां हैं वो राज्यसभा के हाथों से शक्तियां किसके हाथों में चली गई, लोक सदन के हाथों में, हाउस ऑफ कॉमन्स के हाथों में चली गई। तो राज्यसभा की शक्तियां नाम मात्र की रह गई। अब उसे एक निषेधात्मक सदन माना जाता है। उसके पास इतनी मात्र शक्ति है कि वह वित्त विधेयक को 1 माह और साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक रोके रख सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के पास अन्य कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इस प्रकार यह जो परिणाम निकला, यह परिणाम जो संसद के कानूनों के माध्यम से तय हुआ, तो ये न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी संविधान का आकार तय हुआ। तो ये सब मिलकर के ब्रिटेन में संविधान बना रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि साहब संविधान नहीं है, उनके लिए जवाब है कि ब्रिटेन में संविधान है, चाहे वो लिपिबद्ध रूप नहीं है, बिखरा हुआ है, पर इन समझौतों में, इन संसदीय कानूनों में, न्यायिक निर्णयों में संविधान का अस्तित्व मौजूद है। संवैधानिक लक्षण उपस्थित हैं। ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा कि साहब संवैधानिक कानून का अभाव है, पर देखिए ब्रिटेन के संविधान में जो परंपराएं बनी हैं, समझौते बने हैं, अभी समय जो काम में लाए जा रहे हैं, या हम देखें कि जो न्यायिक निर्णय हैं, वो सब न्यायिक निर्णय ब्रिटिश में जो सरकारें हैं या राजा है, उन सबकी मर्यादा, उनकी सीमा निर्धारित करते हैं। तो वो एक महत्व रखते हैं किसका, संविधान में उल्लिखित कानूनों की जैसा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान के लक्षण मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश नागरिकों की राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जागरूकता, और ब्रिटिश राजनीतिक दल या ब्रिटिश सरकारों को अगर कोई परिवर्तन करना है, नया कानून बनाना है, तो वो ऐसा करने से पहले इस बात में विश्वास रखती हैं कि नए चुनाव कराए जाएं, जनमत से जनमत हासिल किया जाए, और फिर वो सुधार या नया कानून लागू किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण हम देखें उत्तरदायित्व की जो व्यवस्था है, यह ब्रिटेन के संविधान में यह सिद्ध करती है कि ब्रिटेन में संवैधानिक लक्षण मौजूद हैं। इसके अलावा संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लचीला अथवा कठोर। तो कोई संविधान कठोर संविधान हो सकता है, कोई संविधान लचीला हो सकता है। तो ब्रिटिश संविधान एक लचीला संविधान है, और मात्र इसी आधार पर कि साहब संसद अपने साधारण बहुमत से कोई भी कानून बना सकती है। इस आधार पर हम या
ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये सिद्ध कर रही हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, पर औपचारिक लिपिबद्ध रूप में हमें फॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में, एक पुस्तक के रूप में ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। अपितु विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संविधान में संसद द्वारा समय समय पर पारित अधिनियम, संवैधानिक समझौते, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, जो अलिखित रूप में है, वो है परंपराएं, प्रथाएं और अभिसमय। ये सब मिलकर के ब्रिटेन में किसका निर्माण कर रहे हैं? संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करें संविधान की प्रकृति के बारे में। हम बात कर रहे हैं तो संविधान की प्रकृति को समझने के लिए जो कहा गया कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है, तो हमने ये देखा किस प्रकार ब्रिटेन में संविधान है। दूसरा महत्वपूर्ण कथन जो कहा जाता है ब्रिटिश संविधान के बारे में, वो ये है कि ब्रिटिश संविधान संयोग एवं विवेक का शिशु है, चाइल्ड ऑफ इंसिडेंट्स एंड विजडम। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ इंसिडेंट्स एंड विजडम। अर्थात ब्रिटिश संविधान में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो किसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए? संयोग के परिणाम स्वरूप। कुछ संयोग ऐसा बना जिससे कुछ नई संस्थाएं, नई प्रक्रिया, नई शुरुआत हुई और कुछ चीजें बाकायदा अपने विवेक, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जिनका निर्माण किया गया। तो इस प्रकार ये दोनों ही फीचर्स हमें कहाँ दिखाई देते हैं? ब्रिटिश संविधान में दिखाई देते हैं। और किस प्रकार इन्होंने इन संयोग और विवेक से किस प्रकार ब्रिटिश संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं? तो ब्रिटिश संविधान में जो संयोग के तत्व हैं, उन संयोग के तत्वों में हम सबसे पहले बात कर सकते हैं ब्रिटेन में संसद के बारे में। देखिए, औपचारिक रूप से ये तय नहीं हुआ कि संसद किस फॉर्म में होगी, क्यों बनेगी, क्या करेगी, कैसे उसकी संरचना होगी। यह सब जो बना वो सब संयोग पूर्वक बना। 1215 में ब्रिटिश साम्राज्य से मांग की गई कि संसद बुलाई जाए, तो पार्लियामेंट कॉल। तो 1215 में ब्रिटिश सम्राट ने एक आदर्श संसद बुलाई। अब उस आदर्श संसद में जनता के जो 3 वर्ग थे, एक तो साहब हम देखें कि धनाढ़ वर्ग है, अभिजात वर्ग है, दूसरा जो है वो चर्चों के बड़े बड़े पादरी हैं अर्थात धर्माधिकारी हैं, और तीसरे हैं जो जन सामान्य हैं, कॉमन पीपुल हैं, कॉमन मैन हैं। तो उन तीनों वर्गों को बुलाया गया। अब ये तीनों जो वर्ग हैं, तो इन तीनों वर्गों को देखकर ये माना जाने लगा कि संसद 3 भागों में बट जाएगी और 3 सदन बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। हम देखें संसद में बाकायदा 2 सदन बने, और 2 सदन किस प्रकार बने कि अभिजात वर्ग और धर्माधिकारी जो चर्चों के पादरी थे उन्होंने मिलकर के अपना एक वर्ग बनाया, और बाद में हम देखें कॉमन मैन ने अपना मिलकर के एक वर्ग बनाया। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से 2 वर्ग बन गए, और उन 2 वर्गों के लिए 2 सदनों का निर्माण हो गया, और इन दोनों सदनों को हमने उच्च सदन कहा, और जो कॉमन मैन से मिलकर के जो सदन बना उसको हमने निम्न सदन कहा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और बाद में इस अपर हाउस का नाम लॉर्ड सभा रखा गया और लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स रखा गया। तो इस प्रकार ये द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से किसका परिणाम है? संयोग का परिणाम है, संयोग से यह व्यवस्था। और देखिए, इसी द्विसदनात्मक व्यवस्था को बाद में दुनिया के दूसरे देशों द्वारा अपनाया गया। हम भारत में देख रहे हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में भी है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस उच्च सदन कह रहे हैं, और लोकसभा को हम निम्न सदन कह रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह ही इसकी भूमिका है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो ये देख रहे हैं कि साहब 1714 में जो सम्राट हुआ जॉर्ज प्रथम हैनोवर वंश के थे, और उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण सम्राट ने इन कैबिनेट की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, परामर्श देना बंद। और अब कैबिनेट की अध्यक्ष, ऐसा ही बाद में हम देखें जो दूसरे उत्तराधिकारी आए जॉर्ज द्वितीय, उनके साथ भी ऐसा हुआ, उसने भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। तो अब मंत्रिमंडलों की बैठक की अध्यक्षता कौन करे? तो उन मंत्रिमंडल में संसद का जो वरिष्ठ सदस्य जो था, उसी वरिष्ठ सदस्य ने हम देखें मंत्रिमंडलों की बैठक की अध्यक्षता करना शुरू कर दिया, और ये ही बाद में आगे चल करके प्रधानमंत्री बना। और इसी को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, राजकोष का प्रथम लॉर्ड कहा गया। और ये राजकोष का प्रथम लॉर्ड जो है, यही बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसके अलावा अपन देखें, ये कैबिनेट, खुद कैबिनेट जो है, ये कैबिनेट भी एक तरीके से संयोग का ही परिणाम है। संयोग का परिणाम कैसे है? ये संस्था बनी सब कबाल, और ये कबाल नामक संस्था कैसे बनी कि हैनोवर वंश के राजा ने सलाह लेने के लिए संसद के 5 वरिष्ठ लोगों की एक समिति बुलाई। उस समिति में जो सदस्य थे, उन सदस्यों के जो नाम थे, उन नामों के शुरुआत के जो
वर्ड था, वर्ण था, CABAL, तो उन 5 नामों के प्रथम वर्ण को मिलाकर के यह कबाल नामक संस्था बनी। और ये कबाल ही बाद में जाकर के हमारे सामने किस रूप में आ गई? सब कैबिनेट के रूप में आ गई। और आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में संसद की स्थान पर शक्तियां जो हैं वो किसमें ट्रांसफर हो चुकी हैं? कैबिनेट के ट्रांसफर हो चुकी हैं। और कई लोग तो कहते हैं, कहा भी जाता है, हम देखते भी हैं कि ब्रिटेन में शासन की प्रणाली कौन सी है? ब्रिटेन में कैबिनेट सिस्टम है, मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में हमें देखने को मिलती है। और इसी व्यवस्था को बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने अपने यहाँ अपनाया। तो ये चीजें तो हमें किस रूप में दिखाई दे रही हैं? ये चीजें हमें संयोग के रूप में दिखाई दे रही हैं। परंतु इसी के साथ साथ ब्रिटिश संविधान में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो रिजल्ट ऑफ विजडम, अर्थात पूर्णतः व्यक्ति द्वारा अपने विवेक का, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उन राजनीतिक संस्थाओं का या कानूनों का निर्माण किया गया, और वो आज मजबूती के साथ ब्रिटिश संविधान का हिस्सा है। तो ऐसी कौन सी चीज हैं? तो देखिए साहब, संसद द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए गए, वो कानून पूरी तरह से किसका परिणाम है? विवेक का, बुद्धिमत्ता का परिणाम है। हम देखें, चाहे वो वहाँ के वयस्क मताधिकार की स्थापना हो, प्रजातंत्र की ओर आगे बढ़ना हो, या लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित करके लोक सदन को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करना हो, तो ये सब चीजें जो तय की गई, वो सब किसके परिणाम स्वरूप तय की गई? ये सब चीजें कानून जो कि किसका परिणाम होते हैं? विवेक का परिणाम होते हैं। और कानून के बारे में कहा जाता है कि मानवीय विवेक की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जो होती है कानून में होती है। पूरे वाद विवाद के बाद ये कानून बनाए जाते हैं। तो संसद ने समय समय पर जो कानून बनाए हैं और जो ब्रिटिश संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सब चीज़ें किसका परिणाम है? विवेक का परिणाम। तो ब्रिटिश संविधान की प्रकृति को समझने के बारे में ये कथन जो है वो किसका है साहब? ये लिटन स्ट्रेची महोदय का कथन है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बताइए किस प्रकार ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। तो आपको यह बताना है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसका परिणाम है? संयोग का परिणाम है। इसके अलावा कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसका परिणाम है? विवेक का। तो इन दोनों ही चीजें मौजूद हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि साहब ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ऐसा कहने वाले लोगों में मुनरो का नाम प्रमुख तौर पर आता है, या लिटन स्ट्रेची का तो एक स्टेटमेंट ही है। तो ये चीजें आप, इसके अलावा ब्रिटिश संविधान की प्रकृति को समझने के लिए एक और चीज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ब्रिटिश संविधान में एक हमें गैप दिखाई देता है, डिफरेंस दिखाई देता है। वो गैप किस चीज का? कि साहब सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, एक गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। कि जो चीजें सिद्धांत में दिखाई देती हैं वो किसमें नहीं दिखाई देती? व्यवहार में नहीं दिखाई देती। मुनरो ने तो इसके बारे में ये कहा कि ब्रिटिश संविधान क्या है? ब्रिटिश संविधान में जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो नहीं है वो दिखाई देता है। ब्रिटिश संविधान में जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो है ही नहीं। तो इस प्रकार ये बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है, डिस्टिंक्शन बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। तो कैसे ये अंतर है? कि देखिए, अगर ब्रिटिश संविधान को अगर हम ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर देखें, सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें, तो वहाँ राजा का पद है साहब। और राजा का पद क्या होता है? आनुवांशिक तौर पर होता है। और हम देखें कि जब तक वो जीवित है तब तक अपने पद पर बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में पूरी तरह से क्या है साहब? निरंकुश राजतंत्र है। और ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, परंतु व्यवहार में हम देखें कि निरंकुश राजतंत्र जैसी विशेषताएं हमें वहाँ दिखाई नहीं देती। ये निरंकुश राजतंत्र कालांतर में धीरे धीरे हम देखें किसमें कन्वर्ट हो गया? संवैधानिक सीमित राजतंत्र में। राजा की शक्तियां बहुत सीमित कर दी गई। और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो 1689 का जो बिल ऑफ राइट्स आया, संसद द्वारा पारित अधिनियम था। उस अधिनियम ने राजा की शक्तियों को पूरी तरह से सीमित कर दिया। तो इस तरह से अपन देखें वहाँ का राजतंत्र कैसा हो गया? संवैधानिक राजतंत्र हो गया। अर्थात राजा की शक्तियाँ पूरी तरह से सीमित हैं, मर्यादित हैं। और भी अगर हम प्रैक्टिकली पूरी तरह से देखें, व्यवहार में देखें, तो ब्रिटेन हमें एक कैसा देश दिखाई देता है, एक कैसी शासन प्रणाली दिखाई देती है? लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक किसे कहते हैं? गणराज्य किसे कहते हैं? तो देखिए, गणराज्य उसे कहते हैं जिस देश में राष्ट्र अध्यक्ष का जो पद है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, वह निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। और हम देखें कि उसे आनुवंशिक आधार पर नहीं, आप तो किसके आधार पर? चुनाव के आधार पर। अब चुनाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। तो उस व्यवस्था को हम गणतंत्र कह सकते हैं। जैसे भारत भी एक गणतंत्र है।
क्योंकि भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति, निश्चित समय अवधि के लिए 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो भारत एक गणतंत्र है, तो ब्रिटिश को हम गणतंत्र क्यों कह रहे हैं? जबकि ब्रिटेन में तो किसका पद बना हुआ है साहब? राजा का पद बना हुआ है, और राजा भी कैसा है? आनुवंशिक आधार पर नियुक्त है, तो न कोई इसका निश्चित कार्यकाल है। तो फिर भी आप ब्रिटेन को प्रैक्टिकली हम देखें, क्योंकि राजा के पास शक्तियां जो हैं वो नाम मात्र की हैं, रबड़ स्टैम्प कहा जाता है। ये शक्तियां पूरी तरह से संसद के हाथों में। और भी हम बात करें मंत्रिमंडल, राजा को अपना प्रत्येक कार्य जो करना होगा वो किसके सलाह एवं परामर्श के आधार पर? मंत्रिमंडल एवं संसद के परामर्श के बिना वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हालांकि हम देखें कि सैद्धांतिक तौर पर राजा अभी भी न्याय का, धर्म का, शासन का स्रोत है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है। किसी भी युद्ध की अथवा संधि की घोषणा राजा के माध्यम से की जाएगी। कोई भी शासन जो चलाया जाएगा वो राजा के आदेश से चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करता है, विपक्ष के नेता की नियुक्ति वो करता है, और न्याय का स्रोत माना जाता है। तो इस प्रकार राजा के नाम से सारे काम हो रहे हैं, पर प्रैक्टिकली राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहा है। आप ही तो किसके परामर्श के आधार पर कार्य कर रहा है? राजा मंत्रिमंडल के परामर्ष के आधार पर कार्य कर रहा है। तो एक तरीके से उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हम देखते हैं जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, और वो प्रतिनिधि संसद बनी, और वो संसद के परामर्श के आधार पर किसने काम किया? राजा ने। तो यहाँ एक राजा के पद के प्रति ब्रिटिश नागरिकों में बड़े सम्मान की भावना है। आज भी हम देखें तो राजा का पद आज भी बना हुआ है, जब दुनिया भर में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, पर राजा के एक सम्मान की भावना है, और राजा जो है वो लोगों की भावनाओं का असली सम्मान करते हैं, और जनता के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी हैं। जनमत में जो सरकार चुन करके आती है वो जनमत की भावनाओं के अनुरूप अपना कार्य करती है, जनमत के विपरीत जाने का कोई कार्य नहीं करती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली ब्रिटेन में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमें व्यवहारिक तौर पर देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा अंतर हमें दिखाई दे रहा है मंत्रिमंडल एवं संसद के परस्पर संबंध, म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट। ये संसद और मंत्रिमंडल के रिलेशन है, तो वो संसद के, इससे भी हमें सिद्धांत व्यवहार में बड़ा अंतर दिखाई देता है। हम कह रहे हैं कि साहब ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, किसी भी विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में तो एक कथन भी है कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत से राजा के डेथ वारंट को पास करके भेज दे, तो राजा को उस पर अपने अनिवार्य रूप से साइन करने होंगे। तो ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश संसद अपने साधारण बहुमत से किसी भी विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। परंतु वास्तविक रूप में व्यवहारिक तौर पर हम देखें तो संसद की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को नेतृत्व कौन प्रदान करता है? मंत्रिमंडल प्रदान करता है। किस प्रकार प्रदान करता है कि संसद में बहुमत दल जो होता है, उस बहुमत दल की सरकार बनती है, और बहुमत दल का नियंत्रण किसके हाथों में होता है? सर, मंत्रिमंडल के हाथों में। संसद की बैठकें बुलाना, उसमें रखे जाने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, कौन से विधेयक हैं, ये सब तय करना किसके हाथ में है? मंत्रिमंडल के हाथ में। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि मंत्रिमंडल राजा को परामर्श दे करके लोक सदन को समय से पहले क्या करवा सकता है? डिसॉल्व, भंग कर सकता है। तो लोक सदन का अस्तित्व भी किसकी इच्छा के ऊपर है? मंत्रिमंडल की। हालांकि मंत्रिमंडल को निरंतर कंटिन्यूअसली विश्वास मत हासिल करना होता है किसका? संसद का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो परस्पर संबंध हैं, इन परस्पर संबंधों से कई बार देखने को मिलता है कि सब संसदीय सर्वोच्चता है, पर व्यवहारिक तौर पर हम देखें कि ये संसदीय सर्वोच्चता जो है वो व्यवहारिक तौर पर ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट करती है, स्थापना करती है। इसके अलावा तीसरा बड़ा सिद्धांत व्यवहार के बारे में जो अंतर की हम बात कर रहे हैं, वो अंतर दिखाई देता है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर अंतर। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? देखिए साहब, एक फ्रांसीसी विद्वान हुए मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक फ्रांस के विद्वान हुए, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई साहब। उस पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू महोदय द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और इस सिद्धांत का नाम है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस सिद्धांत में उसने बताया कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शासन के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का अलग अलग होना आवश्यक है। अर्थात शक्तियों का केंद्र नहीं होना चाहिए, शक्तियों का क्या होना चाहिए? तीनों अंगों के बीच वितरण होना चाहिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया, तो
जब वो ब्रिटेन फ्रांस का रहने वाला है तो उसने कहा कि साहब फ्रांस में तो राजतंत्र है, तो फ्रांस में तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिखने में नहीं आता। परंतु जब वो ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन में आकर के उसने देखा कि ब्रिटेन में क्या मौजूद है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है। परंतु मॉन्टेस्क्यू की ये धारणा थी कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है, यह एक भ्रम पर आधारित थी। उसे भ्रम हुआ कि ब्रिटेन में क्या मौजूद है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद है, जबकि वास्तविक तौर पर हम देखें ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद नहीं है। किस प्रकार मौजूद नहीं है? देखिए, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। क्या होती है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, ए क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंध घनिष्ठ किस प्रकार है कि कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। और व्यवस्थापिका कौन है? संसद। तो मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए किसका सदस्य होना आवश्यक है? संसद का सदस्य होना आवश्यक है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की बैठकों में भाग लेते हैं, संसद को समय से पहले भंग कर सकते हैं और संसद की कार्रवाई को संचालित करने में, नेतृत्व प्रदान करने में मंत्रिमंडल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपन इस प्रकार से देख रहे हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों परस्पर अनुपूरक, परस्पर एक दूसरे पर आधारित हैं, एक दूसरे पर। तो यहाँ हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और भी इससे महत्वपूर्ण बात हम देखें, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा जो है, लॉर्ड सभा क्या है साहब, कौन बताएगा? ब्रिटेन में लॉर्ड सभा संसद का उच्च सदन है। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज लॉर्ड सभा इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा विधायी कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करती है, जुडिशियल पावर्स भी उसके पास है। और किस प्रकार करती है कि न्याय का सर्वोच्च न्यायालय उसे माना जाता था ब्रिटेन में। लॉ लॉर्ड्स, विधि लॉर्ड्स हुआ करते थे, लॉ लॉर्ड्स हुआ करते थे और वो अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में काम किया करते थे। तो इस प्रकार अपन देखें कि ब्रिटिश की विधायी संस्था कौन? लॉर्ड सभा कौन से काम कर रही है? न्यायिक काम कर रही है, जो कि किसके काम है? न्यायपालिका के काम है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं ब्रिटेन में क्या नहीं है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मौजूद नहीं है। परंतु हम देखें कि ब्रिटेन में औपचारिक तौर पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा है, और हम देख रहे हैं कि साहब ये बातें ऐसी हैं जिनसे ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। परंतु ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की जो एसेंस है, सार है, वो हमें दिखाई देता है। और अब एक महत्वपूर्ण बात हमें जो देखनी है वो ये है कि ब्रिटिश संविधान में जो कार्यपालिका जो है, जब दुनिया भर में कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं तो ब्रिटेन में भी कार्यपालिका की शक्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, अर्थात ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रचलन बढ़ा, वैसे वैसे। और इसके अलावा हम देखें कि प्रदत्त व्यवस्थापन की परंपरा शुरू हुई, इसके परिणाम स्वरूप कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार हुआ, कार्यपालिका की शक्तियां और ज़्यादा बढ़ी और विधायिका की शक्तियां संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका की तुलना में ज़्यादा शक्तियां किसके हाथों में जा रही हैं? कार्यपालिका की तरफ जा रही हैं। तो इन व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर है। तो ब्रिटिश संविधान की प्रकृति के समझने के लिए इन तीन कथनों को समझना जरूरी है। पहला स्टेटमेंट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट जो है, ब्रिटिश में संविधान का अस्तित्व नहीं है। वो ऐसा मानने वाले कौन है? टॉमस पेन, डी टॉपिले और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। परंतु इसका खंडन करने वाले लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में किसका अस्तित्व है? संविधान का अस्तित्व है। और ब्रिटेन में संविधान का औपचारिक रूप से लिपिबद्ध रूप में, पुस्तक के रूप में संविधान का अस्तित्व नहीं है। परंतु ब्रिटिश संविधान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है अभिसमयों का, परंपराओं का। लिखित रूप में नहीं है, अलिखित रूप में है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये अभिसमय परंपराएं अपनी उपयोगिता के कारण स्थानांतरित होती हैं और ब्रिटिश नागरिकों की स्मृतियों में, इसमें स्मृतियों में मौजूद रहती हैं। और इनकी उपयोगिता के कारण, इनकी महत्वता के कारण कोई भी ब्रिटिश सरकार या कोई भी ब्रिटिश राजनीतिक दल इन अभिसमयों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके अलावा ब्रिटिश राजनीतिक दलों की हम देखें राजनीतिक बुद्धिमत्ता और ब्रिटिश नागरिकों की राजनीतिक चेतना इतनी प्रबल है, प्रबुद्ध है कि ब्रिटेन में जो औपचारिक संविधान के अभाव के बावजूद भी ब्रिटेन में जो शासन प्रणाली है, शासन की संस्थाएं हैं या जो कानून हैं, वो कानून बड़ी सरलता के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ निरंतर गतिशील हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ब्रिटिश संविधान आज भी
विकास की प्रक्रिया में निरंतर प्रवाहमान है। 2009 में हम देखें ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उससे पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट नहीं था। तो देखिए ब्रिटेन संविधान एक विकासशील होना चाहिए, मतलब समय के साथ चलने वाला होना चाहिए। तो समय के साथ चलने वाले संविधानों का एक आदर्श उदाहरण है कौन सा? ब्रिटेन का संविधान। दूसरा महत्वपूर्ण कथन ब्रिटिश संविधान की प्रकृति को समझने में वो था ब्रिटेन संविधान संयोग एवं विवेक का शिशु है। तो हमने देखा कौन से तत्व संयोग कौन से तत्व विवेक के हैं। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कथन जो है वो सिद्धांत एवं व्यवहार का अंतर। तो कौन सी चीजें सैद्धांतिक तौर पर हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक तौर पर हमें दिखाई देती हैं। तो इन तीन कथनों को आधार पर हम ब्रिटिश संविधान की प्रकृति को समझ सकते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रोग्राम, यह व्याख्यान विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन वीडियोज को आप पूरा देखें और अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाल बटन दबा करके। अगले चैप्टर में हम ब्रिटिश संविधान में राजा का जो पद है उसके बारे में बात करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।